नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए बनाई कार्य योजना। पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम ने नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का किया वर्चुअल उद्घाटन। प्रसार भारती और वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच समझौते सहित दोनों देशों में कई सहमति पत्रों का हुआ आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम को एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन में बताया भारत का अहम साझेदार। कहा, हम विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के पक्षधर। वियतनाम के पीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे का तेजी से हो रहा है विकास। रेलवे पिछले 10 सालों में बना रहा नया रिकॉर्ड। यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही 2500 नए सामान्य कोच का होगा निर्माण। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को किया खारिज। कहा, हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने योग्य। हाईकोर्ट के फैसले का यूपी डिप्टी सीएम ने किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला। कोटे के अंदर कोटे को दी मंजूरी। 2004 के फैसले को पलटा। राज्य बना सकते हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने पर उनको शर्म नहीं आई। ऐसे गुंडे को सीएम आवास में कौन रखता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही। हिमाचल में बादल फटने के बाद 50 से अधिक लापता। उत्तराखंड के बिशनपुर में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन के कारण रास्ता बाधित। प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद देने में जुटी केंद्र सरकार। पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसले ने दिलाया भारत को तीसरा पदक। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता कांस्य। वहीं बैडमिंटन एकल में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के उनके समकक्ष की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। दोनों नेताओं ने वियतनाम के टेलीकम्युनिकेशन विश्वविद्यालय में स्थापित आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कार्य योजना का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों देश जिन अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए उनमें कृषि, पारंपरिक औषधि और कानून एवं न्याय क्षेत्र शामिल हैं। इसको लेकर भी दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया। वियतनाम के विश्व धरोहर स्थल माई सन के पुनरुद्धार और संरक्षण को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी। दोनों देशों के बीच क्रेडिट लाइन समझौते से जुड़ी सहमति पत्रों का भी आदान प्रदान किया गया। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिना भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। इससे आपसी सहयोग के बहुत से नए क्षेत्र खुल रहे हैं। इसलिए अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूती देने के लिए आज हमने एक नया कार्रवाई की योजना अपनाई है। Vietnam is one of our closest partners in the ASEAN region and a pillar of our Act East policy.
It is a country with which we have a long and historic and civilizational relationship, which has blossomed into many different fields, in the defense and security field, in the economic trade and investment field, in people-to-people contact. So all these are very bright areas of our cooperation. Vietnam today is a rapidly growing economy, as you know, and is similar to our Viksit Bharat 2047. They also have Vietnam 2045 vision to become a developed country, a high-income developed country by 2045. And this was a common refrain today in the discussions. The Vietnamese Prime Minister referred to it several times. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में भारत में शिक्षा के महत्व की बात की। साथ ही उन्होंने भारत में शिक्षा को संस्कार, परंपरा और नवाचार का आधार बताया। शिक्षा ऐसे एक विषय है, व्यक्ति जीवन की अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बने रहता तो फायदा रहता है। इसलिए सभी लोग शिक्षा से जुड़े रहते हैं और भारत जैसे देश में जिसकी आधार ही शिक्षा, अगर भारत की सभ्यता को हमें अगर मूल्यांकन करना है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, अनेक खूबियों में अगर सबसे पहला खूबी कोई आएगी तो भारत की शिक्षा व्यवस्था आएगी, जिसके कारण भारत में संस्कार, भारत में परंपरा, भारत में नवाचार की एक निरंतर प्रक्रिया जारी रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लोकसभा में उन्होंने कहा कि शिक्षा पर अधिक निवेश होगा तो 2047 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों के शिक्षा में ज्यादा निवेश की बात का जिक्र किया। जिस ढंग से देश की अर्थनीति की ग्रोथ हो रही है, जिस ढंग से हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर हम शिक्षा पे ज्यादा निवेश करेंगे तभी तो जाके हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उस दिशा में मैं मानता हूं शायद सही प्रवास है। अभी अगर मैं और एक तथ्य आपके सामने रखूं, 13-14 में राज्य और केंद्र दोनों की मिला के सारे बजट को मैं आपकी पवित्र गृह में तथ्य रखूं, 4.3 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, जो बढ़ के आज लगभग 9.19 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में कहा कि मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। नीट मामले पर बिल्कुल सही तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बात रखी थी कि इंतजार कीजिए, और वही हुआ। नीट मामले पर हम बिल्कुल साफ तरीके से निकल कर आए। मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को, बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। अनुराग ने कहा, कुछ लोगों को मेरे भाषण से गहरी चोट लगी है। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है क्योंकि ये विशेषाधिकार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों, दलितों और वंचितों को बुद्धू कहा करते थे। कल कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है क्योंकि ये प्रिविलेज है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे। जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दलितों, आदिवासियों को समानता का अधिकार न देने के बहाने बनाते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Our Prime Minister's vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। So सबका विकास चाहिए। We are marching towards 2047 विकसित भारत। While we going Viksit Bharat,
So the last corner of the citizen has to be developed, has to be the progress. So then only we are going to reach the 2047 Viksit Bharat. So that's where our Prime Minister is working towards the upliftment of SC, ST, OBC, Mahila, youth, Kisan, Garib. भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल और बीजेपी कर्नाटक प्रेसिडेंट BY विजेंद्र ने इस वार्ता में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस जो भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है, इसके खिलाफ NDA 3 अगस्त से पदयात्रा शुरू करने जा रही है। गरीबों के हक के पैसे को चुनाव में खर्च किया है, गरीबों के हक के पैसे को अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए किया है और गरीबों की ज़मीन पर अनुसूचित जात की ज़मीन जो कहीं लिखवाई नहीं जा सकती है उसको लिखवा करके और महंगे दामों पर बेचने का काम किया। उसके खिलाफ NDA राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन संयुक्त रूप से 3 अगस्त से एक प्रदर्शन प्रतिरोध यात्रा शुरू कर रहा है। मैसूर चलो अभियान 3 अगस्त को प्रारंभ होगा, संभवतः 10 अगस्त तक चलेगा। तो 140 किलोमीटर की यात्रा होगी। JDS के वरिष्ठतम नेता माननीय श्री कुमार स्वामी जी, अजीत कुमार स्वामी जी और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका इकाई के ये लोग इस यात्रा में सहभागी होंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बीजेपी को भ्रमित कहे जाने पर पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि सोनिया गांधी का कहना है कि बीजेपी भ्रमित है, जबकि देश के मतदाताओं ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार भी खारिज कर दिया है। LOP भूल जाते हैं कि यह देश की संसद है और संसद में सभी को एक बराबर अधिकार है और वह और उनकी माताजी जैसी इच्छा चाहेंगे वैसे ही संसद चलेगा। संसद अपने नियम, कानून, आचरण से चलता है। पर अफसोस की बात है कि LOP का जो आचरण है वह बहुत ही दुखद है और भारत के इतिहास में कभी किसी नेता विरोधी दल ने अपने पद की गरिमा इतनी नहीं घटाई होगी जितना राहुल गांधी ने घटाया। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का कोई आधार नहीं, फिर भी विपक्ष की जिद घटिया राजनीति और अनावश्यक विवाद पैदा करने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। अहंकार तो कांग्रेस को आया था, इसीलिए तो कितना साल से वनवास खट रहा है, जंगल में चला गया कांग्रेस को। सोनिया गांधी का ये बात बोलने का उसको कोई आधार नहीं है, उसको बोलने का अधिकार ही नहीं है सब बात। भाजपा सांसद ब्रिजलाल ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसला हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। जब 12 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी तो फैसला भी हिंदू पक्ष में ही आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया है और ये उसको मेंटेनेबल माना है, वहाँ पर ये सुनवाई होगी और इतने तथ्य हैं। अब तो इरफान हबीब जो हिस्टोरियन रहे उन्होंने माना कि हाँ मंदिर था, तो उसमें ये होगा और कालांतर में वहाँ मंदिर बनेगा। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारियों के शामिल होने से रोक हटाए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में जब भी कोई संकट आया तो RSS के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त की परेड में ग्राउंड में संघ के स्वयंसेवकों को बुला करके एक प्रकार से राष्ट्रीयता का प्रमाण हमारे तत्कालीन उस समय पहले प्रधानमंत्री ने दे दिया था। और कांग्रेसियों को याद दिलाता हूँ मैं, वो जवाहरलाल नेहरू वही हैं जो जिनके आप वंशज हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता है। और जब भी देश पर कोई संकट आया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बढ़ चढ़ करके बहुत सहयोग किया है। सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकसभा चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। ये
बौखलाए हुए हैं अभी तक इनको विश्वास नहीं हो रहा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इस बौखलाहट में वह किसी भी विभाग का विकास को वह पचा नहीं पा रहे हैं और डाइजेशन पावर इनका पचाने का बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारे रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव साहब के नेतृत्व में जो अमूलचूल विकास हुआ है, अमूलचूल परिवर्तन रेलवे विभाग में हुआ है, मैं आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शांभवी चौधरी ने कहा कि रेलवे के विकास के लिए पिछले 10 सालों से मोदी सरकार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में आज प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने कांगड़ा, ऊना, मंडी और कुल्लू के निजी अस्पतालों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने आयुष्मान भारत योजना में धांधलियों को लेकर छापेमारी की। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं की कलई खुलकर सामने आ गई है। कांगड़ा, ऊना, मंडी और कुल्लू के निजी अस्पतालों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में आयुष्मान भारत योजना में धांधलियों की बात सामने आ रही है। आरोप है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत फर्जी बिल बनाकर लाखों की धांधली को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ये कार्रवाई की है। कांगड़ा के एक निजी अस्पताल में छापेमारी में नगरोटा बगुआ के कांग्रेस विधायक आरएस बाली का नाम सामने आ रहा है। आरएस बाली प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। उधर ऊना में भी निजी अस्पताल में दबिश दी गई है। कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम भी इस कार्रवाई में सामने आ रहा है। जानकारों की माने तो हिमाचल जैसे समृद्ध राज्य को आर्थिक संकट में धकेलने वाली कांग्रेस के विधायक अब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। ईडी वहीं जाती है जहां घपले होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के घपले होते हैं। कांग्रेस की सरकार वहां है, वहां का विधायक इसमें शामिल है। ईडी रेड कर रही है ऐसे जो पवित्र एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, आयुष्मान भारत। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसमें मिला बीमा, और इसमें भी कांग्रेसी घपला करते हैं। और जब घपला करते हैं, ईडी पकड़ती है, सीबीआई पकड़ती है, तो कहते हैं कि साहब अपोजिशन पर हूँ। अरे सीबीआई जो या ईडी वहीं करती है जहाँ क्राइम होता है, अपराध होता है। वहीं मंडी और कुल्लू के कुछ निजी अस्पतालों में भी दबिश दी गई है। निदेशालय की करीब 200 सदस्यों की टीम ने प्रदेश में बुधवार की सुबह अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई को अंजाम दिया है। हिमाचल के अलावा पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दबिश दी है और दस्तावेजों की जांच की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू को ईडी ने टेंडर स्कैम मामले में गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी जालंधर से हुई। ईडी ने गुरुवार को भारत भूषण को पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पंजाब पुलिस की विजिलेंस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की थी। भारत भूषण आशू 2017 से 2022 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उनके रहते अनाज ढुलाई को लेकर हुए टेंडर आवंटन में करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। विजिलेंस की जांच में पंजाब की मंडियों में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थीं। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शांभवी चौधरी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी चौधरी ने कहा कि विकास के लिए पिछले 10 सालों से मोदी सरकार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। बातचीत होती हैं तब वो अपना हल्ला हंगामा करने लगते हैं और हाउस को कहते हैं ना, हाउस को डिसऑर्डर में ले आते हैं। वो ऑर्डर में रहने ही नहीं देते हैं। हमारे रेल मंत्री जी इतने खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने वो बता रहे थे कि 10 साल में क्या काम हुआ। प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो फिर आपका रेल की पटरी है, कैसे जनरल कोचेस को बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ों पर वो जब बात कर रहे थे तब विपक्ष उठ के उनको घेरने लगा। लेकिन जब वो अपना बात करते, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं, जब वहाँ से डिमांड फॉर ग्रांट आता है, तब उनको कभी भी कोई भी हम लोग पक्ष में से कोई भी जाकर के उनको परेशान नहीं करता, उनको बोलने देता। सबको बोलने का अधिकार है। आप अगर बात सुनोगे ही नहीं तो आप मुद्दा आगे कैसे उठाओगे? बात सुनना जरूरी है। और उसके बाद वो एक वॉकआउट स्टेज करते हैं हमेशा। तो मुझे ये लगता है कि वो देश का मतलब जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है वो उनका समय बर्बाद करे।
सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार का विकास मंत्र है, जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए 2019 में सरकार ने तलाक बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी। आइए जानें आज के न्यूज़ लेंस में क्या होता है ट्रिपल तलाक और कैसे इसे समाप्त कर सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। अगस्त 2019 को 3 तलाक को कानूनी रूप से अपराध घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने इस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। देश भर की मुस्लिम महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया। दरअसल 2017 में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि तलाक की ये प्रथा स्पष्टतः मनमानी है, जिसमें विवाह को बचाने के लिए सुलह समझौता करने का कोई प्रयास किए बिना मुस्लिम पति द्वारा वैवाहिक बंधन को स्वेच्छा से मनमाने ढंग से तोड़ा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को बहुमत से दिए गए फैसले में एक बार में 3 तलाक देने की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने के आदेश के बाद भी 3 तलाक की प्रथा जारी रही। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तारीख यानी 22 अगस्त 2017 से लेकर संसद में विधेयक प्रस्तुत होने तक यानी 28 दिसंबर 2017 तक देश में 3 तलाक के करीब 100 मामले दर्ज किए गए। अब चूंकि 3 तलाक की प्रथा को जारी रखने वालों को दंडित करने और इस प्रथा के पीड़ितों को कानूनी उपचार देने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय, लैंगिक सम्मान और लैंगिक समानता प्रदान करने की प्रतिबद्धता इस सुधार के पीछे एक प्रमुख पहल थी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को तत्काल प्रभावी बनाने के लिए 19 सितंबर 2018 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 जारी किया गया। लोकसभा ने 25 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया और राज्यसभा ने इसे 30 जुलाई 2019 को पारित कर दिया। देश के राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक ने कानून की शक्ल ली। और अब आपको बताएं कि 3 तलाक था क्या। तलाक बिद्दत या 3 तलाक तलाक का एक ऐसा रूप है जो इस्लाम में प्रचलित था, जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। तलाक के लिए एक पुरुष को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती और तलाक के समय पत्नी का मौजूद होना भी जरूरी नहीं था। 3 तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम महिलाएं लंबे समय से कर रही थीं, लेकिन 2016 में उत्तराखंड की महिला शायरा बानो के साथ हुए अन्याय ने इस कानून की नींव रखी। दरअसल शायरा बानो को दहेज की मांग पूरी न करने पर उनके पति और उनके परिवार द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद पति ने उन्हें पत्र लिखकर 3 तलाक दे दिया, जिससे उनकी 14 साल पुरानी गृहस्थी यकायक उजड़ गई। उनके पति ने उन्हें 2 बच्चों की कस्टडी देने से भी इनकार कर दिया। शायरा बानो ने इस प्रथा को सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी कि ये प्रथा भेदभावपूर्ण है और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है। और इसी के बाद मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 तैयार हुआ, जो 3 बार तलाक बोलकर दिए गए तत्काल तलाक को अमान्य और अवैध घोषित करता है। इसमें तत्काल 3 तलाक देने वाले पति को 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया उसे बच्चों की देखभाल का अधिकार भी दिया गया और पति द्वारा निर्वाह भत्ते का अधिकार भी। आंकड़े बताते हैं कि अधिनियम पारित होने के 1 वर्ष के भीतर 3 तलाक के मामलों में 82% की कमी आई है। सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून लाकर देश की मुस्लिम महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत किया है और उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है।
झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। सदन में मांगे नहीं माने जाने पर विपक्ष ने विरोध का तरीका भी बदल लिया है। विधायकों ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी बुधवार रात विधानसभा परिसर में बिताई। तल्खी आज भी जारी रही और स्पीकर ने सख्ती दिखाते हुए भाजपा के 18 विधायकों को कल दोपहर तक सदन से निलंबित कर दिया। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान। अनुबंध कर्मियों और चुनावी वादा खिलाफी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष आंदोलनरत। भाजपा विधायकों ने अपनाया विरोध का अनूठा तरीका। भाजपा विधायकों ने कार्रवाई खत्म होने के बाद भी कल सदन के अंदर धरना प्रदर्शन जारी रखा। बिजली गुल कर देने के बावजूद भी भाजपा विधायक टस से मस नहीं हुए। विरोध का यह सिलसिला आज भी सदन के अंदर और बाहर जारी। विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगा रही है भाजपा। झारखंड की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान ने नया रूप अख्तियार कर लिया है। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा में अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए कल देर रात यहां डटे रहे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र विधानसभा चुनाव से पहले रणक्षेत्र में तब्दील होता नजर आ रहा है। अनुबंध कर्मियों और चुनावी वादा खिलाफी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष आंदोलनरत है। भाजपा विधायकों ने विरोध में कार्रवाई खत्म होने के बाद भी सदन के अंदर धरना प्रदर्शन जारी रखा। बिजली गुल कर देने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए। आखिरकार उन्हें मार्शल आउट कर बाहर निकाला गया। विरोध का यह सिलसिला आज भी सदन के अंदर और बाहर जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में लगी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कोई संपर्क नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी आए और आकर के हम लोगों से बात की और चले गए। हम लोगों ने साफ कहा कि आपको सदन के अंदर जवाब देना है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने इस मामले में सरकार के रुख पर तीखा प्रहार किया है और पूरे प्रकरण को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने विधानसभा पर कब्जा कर इसे सरकारी विधानसभा बना दिया है। स्पीकर जो एक संवैधानिक पद होता है, ऐसा लगता है कि स्पीकर ना होकर सरकार के टूल किट बन गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन के भीतर धरने पे हैं और अफसोस नेता सदन के बाहर जाकर बिजली पानी कटवा देते हैं। सदन के बाहर और भीतर इस विषय पर घमासान मचा है। आज विधानसभा अध्यक्ष ने सख्ती दिखाते हुए भाजपा के 18 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक सदन से निलंबित कर दिया। सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। निलंबन के बाद भाजपा विधायक और आक्रामक हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में अघोषित इमरजेंसी है और स्पीकर ने मर्यादा का हनन किया है और यह सरकार की बौखलाहट प्रदर्शित करती है। ये सरकार की बौखलाहट दिखाती है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमें पेन डाउन करके सस्पेंड किया है। इनको पता है कि हमारी असलियत राज्य की जनता के सामने आ जाएगी। ये नौजवान हमको खदेड़ने का काम करेंगे, इसलिए पिछले दरवाजा से लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने हमारी आवाज को दबाने का काम किया है। ये जो जवाब से भागने के लिए अध्यक्ष जी ने तानाशाही रवैया अपनाया है, मैं इस कुकृत का और पूरा प्रदेश के युवा के तरफ से निंदा करता हूं। सत्ता पक्ष ने भाजपा के रुख पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक सहमंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के विरोध को सही नहीं ठहराया जा सकता। उनकी मांग ये है कि विधानसभा में जो कार्रवाई है वो उनके अकॉर्डिंग चले, बजाय कि स्पीकर महोदय के। ये तो मांग नहीं, बदतमीजी है। और जो इस तरह का काला अध्याय लोकतंत्र का हम लोगों ने इस बार इस 5वें विधानसभा में देख लिया। 6 दिवसीय इस मानसून सत्र में ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया है। झारखंड में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा के कार्यकाल के इस आखिरी सत्र में हर दल की नज़र चुनाव पर है, जिसकी झलक मानसून सत्र में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जनता के मुद्दे पर विपक्ष जहां पूरी तरह हमलावर है, वहीं विधायकों के निलंबन के बाद मामला और गर्म हो गया है। अपने सहयोगी असीम और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को केरल के वायनाड जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा, जिल और मैं भारत के केरल राज्य में हुए घातक भूस्खलन से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं इस दुखद घटना के पीड़ितों के साथ हैं और हम उन परिवारों के साथ शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम जटिल पुनर्प्राप्ति प्रयास का समर्थन करने वाले भारतीय सेवा सदस्यों और प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं की बहादुरी की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा, हम इस कठिन समय में भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के झूठे आरोपों पर जमकर बरसे और कहा कि बुलडोजर आम आदमी के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ है। करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई हैं। ये 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूंसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या पाते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।